अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़र ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़र ख़ान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था तमाम की तमाम जो पेपर पैटर्न से रिलेटेड बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जैसे ही बच्चे 8 क्लास से फ्री होकर 9th क्लास में एंटर होते हैं उनको पेपर से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड और पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कितने एमसीक्यूज आएंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। स्टूडेंट, हम स्टेप वाइज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। 1.1 से रिलेटेड जितने भी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे हम वो पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके नोट्स तैयार करवाएंगे, फिर हम आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाएंगे। इसी तरह से 1.2 से रिलेटेड जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम आपको पहले क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम आपसे 1.2 डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज में आने वाली हैं उसके कॉन्सेप्ट्स हम आपको पहले ही क्लियर करवाएंगे। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, साइंस ग्रुप का मैथ है, और उसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने आपके लिए पहले यूनिट की आउटलाइंस रखी हैं कि हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, उसके बाद आपने उसी मैट्रिसेस से रिलेटेड तमाम के तमाम मैट्रिसेस की कुछ एडिशन करनी होती है, कुछ सब्ट्रैक्शन करनी होती है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और एंड पर आपका वो क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। तमाम के तमाम टॉपिक हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारे पास है व्हाट इज़ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, हर टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। मैं पहले अपने स्टूडेंट्स को नोट्स तैयार करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे बिल्कुल फ्रेश मेरे साथ 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं साइंस ग्रुप का, वो अपने पास एक रजिस्टर ले लें और अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। अपना मार्कर, अपना पेन, जो कुछ भी आपने लेना है वो आप ले लें, और साथ साथ आपने नोट्स बनवाने हैं। साथ साथ हम आपको नोट्स बनवाएंगे, साथ साथ आपने साथ साथ बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारे पास है व्हाट इज़ मैट्रिसेस। व्हाट इज़ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स आप सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो मैट्रिसेस होते हैं वो आप एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस इसमें कुछ मज़ीद कोई डिटेल नहीं है। एक जो मैट्रिक्स है वो आप सिंगल इस्तेमाल करते हैं कि सिंगल के लिए ये आपका मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिसेस आपके पास होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं आपके लिए। ये आप 1+1 इसके लिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा के लिए आप मैट्रिसेस यूज़ करते हैं वर्ड। स्टूडेंट, मैट्रिसेस का जो चैप्टर है इसका जो ऑथर था जिसने मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम डेवलप करवाया था, उसका नाम है स्टूडेंट ऑथर कैले। इसको कोई बच्चे कैली भी पढ़ते हैं, कैले भी पढ़ते हैं, जो आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं। 1858 में और 19th सेंचुरी में ऑर्थर कैले ने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया था। ये आपके बुक के पेज नंबर 2 पर तमाम डिस्कशन है इंट्रोडक्शन में रिलेटेड। एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है कि इसका ऑथर कौन है, कौन से सन में ये आपके लिए डेवलप करवाया गया और कौन सी सेंचुरी में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, मज़ीद डिस्कशन में जाने के बगैर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मैट्रिसेस। अगेन मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज़ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले आप यहाँ पर उर्दू में लिखेंगे मेरे साथ कॉन्सेप्ट। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ आपने मेरे साथ साथ नोट्स तैयार करने हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं पहले टॉपिक का नाम, मैंने पहले आपको यहाँ पर उर्दू में कॉन्सेप्ट लिखवाना है। आप सब बच्चे पहले उर्दू में कॉन्सेप्ट लिखेंगे,
उसके बाद आप उसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे और उसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ताकि अगर कोई कल को आपके नोट्स चेक भी करता है तो पता चले कि किसी बच्चे ने नोट्स तैयार किए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे। मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने लगा हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे। स्टूडेंट, मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो आपने सिर्फ सिंपल सा आंसर करना है। आपने कहना है रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। डेट्स इट। इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपने उसको कॉन्सेप्ट क्या देना है, रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट, रियल नंबर की, आप मैसेज राइटिंग में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। रियल नंबर की ऐसी अरेंजमेंट जो रो एंड कॉलम की फॉर्म में हो और उसे घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स से, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले लिखना है। मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। अरेंजमेंट यहाँ पर जो बात कर रहा है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट, हमारे पास कॉन्सेप्ट, आप जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखेंगे कि रियल नंबर, अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, उसके लिए डेफिनेशन इंग्लिश में याद करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे रियल नंबर्स की, आपके रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। और जो बुक में डेफिनेशन यूज़ हुई है स्टूडेंट, वो आपके पास है, आप देखिएगा। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये देखिएगा। अ रेक्टेंगुलर अरे। अब आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखता, आपने अपने बुक के पेज नंबर 2 को ओपन करना है और पेज नंबर 2 को ओपन करके आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट के नीचे जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने यहाँ से लिखनी है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 5 7 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। सिमिलरली उसने आपको एग्जांपल दिया, तो आप क्या करेंगे, नोट्स किस तरह से तैयार करेंगे, मैं आपको एक नोट तैयार करके बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। ये देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन। और डेफिनेशन में जो आपने, आपकी बुक में डेफिनेशन यूज़ हुई है, आप यहाँ पर इजीली लिख लेंगे। आप लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये बिल्कुल मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने। पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसके नीचे एग्जांपल देनी है। यहाँ तक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने लिख दी है। आगे जो इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स है वो आप आगे लिख लीजिएगा। स्टूडेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है ये देखिएगा, उसने लिखा है रेक्टेंगुलर अरे, उसके बाद जो फॉर्मेशन है वो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये 3 चीज़ें हैं इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स। मैंने आपसे बोला रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये देखिएगा। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, मैं अगर आपके लिए एग्जांपल यूज़ करूँ, ये देखिएगा, ये एक शेप रेक्टेंगल है, एक शेप ये भी रेक्टेंगल है, ये आपका एक स्क्वायर कहलाता है, एक ये भी शेप रेक्टेंगल है। ये तमाम रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। इसमें आपको कहा यह जा रहा है कि कभी कभी मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में होगा, कभी आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, कभी आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा और कभी आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये तमाम की तमाम आपकी मैट्रिक्स की शक्लें हैं
जैसे आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ये वो होता है रेक्टेंगुलर अरे, कि आप एक रेक्टेंगल की शेप में मैट्रिक्स को लिखते हैं। और फॉर्मेशन इसी को कहा गया है ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स आपसे डिस्कस कर लें स्टूडेंट, रियल नंबर किसे कहते हैं। आप रियल नंबर का कॉन्सेप्ट इतना ही लिख लीजिएगा कि रियल नंबर्स आपके वो तमाम के तमाम नंबर्स होते हैं जिनको आप लोग ड्यूरिंग काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं। इनमें प्लस और माइनस वाले तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं और इसमें ज़ीरो भी ऐड होता है, वही रियल नंबर्स कहलाते हैं। प्लस वाले भी और माइनस वाले भी और ज़ीरो भी ऐड होता है, इसको आप रियल नंबर्स बोलते हैं। ये रियल नंबर की ऐसी अरेंजमेंट है जो रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने। अब स्टूडेंट जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट, बिल्कुल इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर बता दूँ क्योंकि डेफिनेशन में यूज़ हुआ है रो एंड कॉलम के बारे में। तो स्टूडेंट जो स्लीपिंग फॉर्म में होती है ना, ये देखिएगा, ये आपके पास रो है और ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में है ये आपका कॉलम है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं कि रियल नंबर की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। आपने पहले कॉन्सेप्ट लिखना है। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैट्रिक्स, उसके नीचे कॉन्सेप्ट उर्दू में, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे और इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। लाइक एग्जाम्पल आपने क्या देनी है, यहाँ पर आप देखिएगा एग्जाम्पल आप देंगे 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। 1 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक स्टूडेंट मैट्रिक्स है। ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स की अकसाम है। ये आपका मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो आपके पास है व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। आप जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज़ रो एंड कॉलम। स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट आप कैसे लिखेंगे, मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिखता हूँ। ये देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। बिल्कुल जो सेकंड आपके पास टॉपिक है 1.1 से रिलेटेड वो आपके पास है व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। स्टूडेंट ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ना, आप ये देखिएगा, ये जो फॉर्म आपके पास, इसको मैं बोलता हूँ स्लीपिंग फॉर्म, जो बिल्कुल रेस्ट कर रही है, आराम से लेटी हुई है, इसको बोलेंगे स्लीपिंग फॉर्म में। और जो बुक की लैंग्वेज है वो बोलती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जो भी आपके पास वैल्यूज़ ऐसे स्लीपिंग फॉर्म में आ रही हैं, लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं, आप इसको रो बोलेंगे। रो मान ले बिल्कुल आराम से सोई होती है, इसको बोलते हैं रो। और स्टूडेंट कॉलम आपके पास क्या होता है, ये देखिएगा, जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो। आप ऐसा समझ लें कि कॉलम को सजा है और रो आराम कर रही है। ये देखिएगा, ये है कॉलम। और कॉलम का नाम है जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, स्टैंडिंग फॉर्म में, वो आपका कॉलम है। और दूसरे नंबर पर जो आपकी बुक की लैंग्वेज है वो होती है वर्टिकल। जो आपके पास वैल्यूज़ वर्टिकल फॉर्म में हो आप उसको कॉलम बोलते हैं स्टूडेंट। ये देखिएगा, अब यहाँ पर 1 2 3 ये एक रो है, 4 5 एंड 6 ये भी एक रो में आ रही है स्टूडेंट, ये भी आपके पास एक रो है। और ये देखिएगा 1 एंड 4 कॉलम है, 2 एंड 5 ये भी एक कॉलम है, और 3 एंड 6 ये भी आपका एक कॉलम है। आप कॉन्सेप्ट के तौर पे उर्दू में जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जो भी वैल्यूज़ स्लीपिंग पोजीशन में हों, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हों, वो आपके पास रो कहलाती है। और जो कॉलम होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और वर्टिकल फॉर्म में होता है, आप उसको कॉलम बोलते हैं। यही उर्दू में कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में मज़ीद इसकी जो भी डिस्कशन है, जो भी है, आप अपने बुक के ऊपर देख सकते हैं। आप इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको बुक में अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो आप ये देखिएगा, बिल्कुल ये देखिएगा, यह है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के बारे में बात की गई है, तो उसने भी बिल्कुल ऐसे ही बुक ने लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ब्रैकेट बनाकर उन्होंने बताया है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ये देखिएगा कॉलम के बारे में डिस्कस किया गया है, जो बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और स्टूडेंट ये भी आपका एक कॉलम है। तो अगर आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल हो रहा है तो आप बस इतना ज़हन में रखें कि जो भी आपकी रो स्लीपिंग फॉर्म में होगी आप उसको
रो बोलेंगे, और जो कॉलम फॉर्म जो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा वो आपका कॉलम कहलाएगा। ये उर्दू में कॉन्सेप्ट है, बुक से आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। और एग्जांपल के तौर पे आप इसी तरह से एक मैट्रिक्स बनाएं और आप उसको ऐसे ही बिल्कुल हाईलाइट करें कि ये आपके पास एक रो है, एक ये भी रो है, और ये आपके पास कॉलम है। अगर मैं साफ एग्जांपल आपके लिए लिखूं तो आप लिखेंगे 1 2 3 0। आप बिल्कुल फ्रेश जो आप लिखेंगे आप ऐसे करेंगे, रो 1 रो 2, ये रो 2 है, और ये देखिएगा ये एक कॉलम 1 है और ये भी आपके पास एक कॉलम है। स्टूडेंट, ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम का। पहला कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स किसे कहते हैं। दोबारा से रिपीट करवा दूं, रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपके लिए मैट्रिक्स कहलाता है। व्हाट इज़ रो एंड कॉलम, जो भी वैल्यूज़ स्लीपिंग पोजीशन में हो, जो आपकी वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो वो रो हैं, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है ऐसे बिल्कुल आप दूसरे लैंग्वेज में ये रो मैंने आपको बताया आराम कर रही है और कॉलम को सज़ा मिली हुई है। कॉलम खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये आपका कॉलम है, और ये आपके पास रो है जो बिल्कुल आराम से लेटी हुई है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट। बहुत इजी, आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे जल्दी से मेरे साथ। जो कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे आप बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने कॉलम्स हैं उसके बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, आप यहाँ पर उर्दू में खुद से लिख लीजिएगा, मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। आप जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है इस तरह से आपने सारे नोट्स तैयार करने हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, फिर उर्दू में कॉन्सेप्ट, फिर डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल। बिल्कुल इसी तरह से आपने सारे नोट्स तैयार करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में जितनी भी रोज़ और जितने भी कॉलम्स हों उसके बारे में बताने को उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आप कहेंगे एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, उसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, ये उसका ऑर्डर कहलाता है। सिंपल या सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज़ ऑर्डर, आप कहेंगे 2/2, ये इसका ऑर्डर है। तो किसी भी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने हर तरह से आपको बता दिया, आप जैसा अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखवा दूँ। देखिएगा ये एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैं लेता हूँ आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 0 2 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स स्टूडेंट लिया आपके लिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी हैं। ये देखिएगा ये रो है, रो 1, और ये आपके लिए रो 2 है। ये देखिएगा ये आपके लिए कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, आप इसको ए का नाम दे दें लेट करके, नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में रोज़ कितनी है 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए आपके पास वो भी कितने हैं 2। तो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट, आप इसके लिए यूज़ करते हैं m मल्टीप्लाई बाय n। ये जो m का वर्ड है, m यूज़ करते हैं रो के लिए और n यूज़ करते हैं कॉलम के लिए। ये n डिनोट करता है कॉलम को और m डिनोट करेगा आपकी रो को। आप सिंपल इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, आप आराम से यहाँ पर लिख देंगे कि जो इसका ऑर्डर है वो है 2/2, ये इसका ऑर्डर हो गया। सिंपल सा, आपने बस बताना है कि इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, ये इसका ऑर्डर है। इंग्लिश में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आप ये देखिएगा, अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो मैंने आपको बताया,
फिर आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कहते जी ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है रोज एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम के अलावा कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं जो ऑर्डर को स्पेसिफाई कर दे। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। आगे एग्जांपल दी है, मैं आपके लिए फिर से आपके एग्जांपल आप इंग्लिश में लिखने के बाद जो एग्जांपल लिखेंगे आपके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ एग्जांपल दोबारा से। देखिएगा स्टूडेंट, मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 0 1 -1। ये देखिएगा, ये मैंने आपके लिए फिर से एक मैट्रिक्स लिखा है और हम इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स एम का। आप मुझे स्टूडेंट सबसे पहले जल्दी से बताएं कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। आपको अब बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि रोज़ आपको पता है कि वो जो स्लीपिंग पोजीशन में, ये देखिएगा 1 रो 2 और 3 रोज़ हैं। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से पता चल गया होगा आपको। ये देखिएगा 1 2 एंड 3, 3 ही इसके अंदर कॉलम है। तो मैं आपसे कहूँगा जल्दी से बताएं इसका ऑर्डर क्या है। आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एन 3/3। अगर आप m मल्टीप्लाई बाय n नहीं भी लिखते तो आप आगे ये लिख सकते हैं 3/3। ये इसका ऑर्डर है। मज़ीद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको रो के बारे में और कॉलम के बारे में कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। ये आपके पास जो स्लीपिंग फॉर्म में है वो रो है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो कॉलम है। और ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपका सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपके रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर 2, रो किसे कहते हैं, जो स्लीपिंग फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो वो रो है, जो वर्टिकल फॉर्म में है वो कॉलम है। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक है 1.1 से रिलेटेड वो है आपके लिए व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप उर्दू में कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ आप जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे। हर वो दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा, जितने भी आप लें, हर वो दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। दो चीज़ें स्टूडेंट बताई हैं। आप उर्दू में कॉन्सेप्ट लिख लेंगे अपने पास जिस तरह भी आपने लिखना है, लेकिन मैं आपको ज़रा बता दूं, दो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। पहली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और स्टूडेंट दूसरी आपके लिए है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ऑर्डर कैसे है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा अभी। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये मैं आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि हर वो मैट्रिसेस, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। हम सबसे पहली बात मानते हैं उसकी। मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब मैं दोनों चीज़ें चले एक ही एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा। देखिएगा 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर मेरे पास आपको नज़र आ रहा है। देखिए 1 रो 2 1 कॉलम और सेकंड कॉलम 2/2, ये इसका ऑर्डर है 2/2। एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैट्रिक्स बी 1 3 4 5, और एक मैं मैट्रिक्स आपके लिए लिखता हूँ मैट्रिक्स सी। स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, 2 - 1, ये 2 - 1 ए की वैल्यू काउंट होगी, 2 4 - 1 एंड
3+1। ये देखिएगा मैंने 3 मैट्रिक्स आपके लिए लिखे हैं और मैंने इनका ऑर्डर सबका सेम रखा है 2/2, इसका भी 2/2। ये तीनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके लिए सेम है। हमने पहली बात मान ली उसकी, उसने कहा था हर वो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हमने तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रखा है। अब दूसरी बात, दोनों चीज़ें आपने एक टाइम में यूज़ करनी। कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो बिल्कुल एक ही जगह की वैल्यूज़ हों। अगर पहले मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में इस जगह पर 1 है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स आप दूसरे इसके इक्वल कर रहे हैं उसके भी यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, और सी में भी यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो इधर ही 1 होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर ए में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों इक्वल हैं। इधर भी 2-1 करते हैं तो 1 ही आता है। इसको सोल्व करके 2-1 तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अच्छा ठीक है, बाकी चेक करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसका मतलब ये हुआ कि बी तो ए के बराबर है ही नहीं ना। ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर इक्वल है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 लगा दिया। इसको इक्वल होने के लिए यहाँ पर 2 का होना ज़रूरी था, ये बराबर नहीं है। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ हमने आपके लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा है 2-1। अब बच्चे करेंगे ये तो इक्वल ही नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2-1। तो स्टूडेंट 2-1 का मतलब क्या होता है, 1। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा 4-1, तो 4-1 का मतलब भी 3 है। यहाँ 4 है तो 3+1 का मतलब भी क्या है, 4 है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिसेस जो ए जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सी के बराबर है। आपने दो चीज़ें मेरे साथ देखनी है भैया, वक्त एक दो मैट्रिसेस अगर इक्वल करने हैं या 3 मैट्रिक्स करने हैं, जितने भी करने हैं, आपने उसमें दो चीज़ों को देखना है। दो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। पहला कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी हमने आपको एक ये एग्जांपल दी, हम आपके लिए एक और एग्जांपल यूज़ करते हैं। ये देखिएगा, बस हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। ये देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, मैं लिखता हूँ 1 and 2, फिर मैं लिखता हूँ 1 2 3, और स्टूडेंट फिर मैं आपके, ये है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैट्रिक्स सी, जिसका मैं ऑर्डर लिखता हूँ 1 2 और 4 कर लें। और फिर यहाँ पर एक और लिखते हैं जिसका मैट्रिक्स है डी, और ये लिखते हैं हम 0+1 और 2 कर देते हैं। और एक मैट्रिक्स और आपके लिए लेते हैं ई मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4। स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, हमने आपसे कहा था कि आपने इक्वल मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर इक्वल करना है। आप पहले मुझे ये बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम, एक ये है एक ये है। तो इसका ऑर्डर आपके पास हुआ 1 रो 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर आपके पास हुआ 1 रो लेकिन 3 कॉलम है, 1 2 3, 1/3। इसका मतलब ए और सी बराबर नहीं हो सकते। ये भी बिल्कुल सेम है 1/3, ये भी बराबर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसका ऑर्डर है 1/2 ही है। 0+1 का मतलब 1 है और 2 का मतलब भी 1, एक ही वैल्यू है। देखिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। अब एक चीज़ तो इन दोनों में सेम हो गई, इनका ऑर्डर आपने इक्वल कर दिया। आपने डेफिनेशन की एक बात मान ली कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपने इक्वल कर दिए हैं। अब देखना यह है कि कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल हैं या नहीं। तो ये देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए में है 1, यहाँ पे 0+1 भी 1 हो गया, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ए मैट्रिक्स डी के बराबर है। बाकी कोई भी मैट्रिक्स, ई को देखिएगा, हमने ई में लिखा है 1 रो सेकेंड रो 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 2/2। तो इसका तो ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स ई भी ए के इक्वल नहीं हो सकता स्टूडेंट। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने आपसे डिस्कस किया है कि हर वो दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जिनका फर्स्ट कंडीशन पे ऑर्डर इक्वल हो और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होनी चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मीन जो बिल्कुल एक ही जगह की वैल्यूज़ हों। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्लास में एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट सीट पे बैठा है, तो दूसरी क्लास में उसी जगह पर, उसी फर्स्ट बेंच पर जो फर्स्ट ही जगह पर जो बच्चा बैठा है, वो दोनों एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है।
तो इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। ये कॉन्सेप्ट आप उर्दू में लिखने के बाद यहाँ पर बुक से आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखेंगे। इसके अंदर आपके लिए लिखा हुआ देखिएगा, लेट ए एंड बी, उसने डायरेक्ट एग्जांपल दिया, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू इक्वल मैट्रिक्स। ए बी के इक्वल तब होगा जब इसमें बेक वक्त दो चीज़ें पाई जाती होंगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, और दूसरे नंबर पे इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंटीज भी इक्वल होनी चाहिए। और यही एग्जांपल यूज़ किए हैं हमने, आपको एग्जांपल से क्लियर करवा दिया है। स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से 4 टॉपिक हमने आपसे डिस्कस किए हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। फिर से रिपीट करूंगा, रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हमने आपसे डिस्कस किया स्टूडेंट के रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज़ जो बिल्कुल आराम कर रही हैं, स्लीपिंग फॉर्म में है, वो आपका रो कहलाएगा, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकल फॉर्म में है, वो आपका कॉलम कहलाएगा। इसके बाद ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और नंबर 4 जो लास्ट टॉपिक है 1.1 से रिलेटेड, वो है इक्वल मैट्रिसेस, कि हर वो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जिसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ और उनका ऑर्डर दोनों इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। यही स्टूडेंट 4 टॉपिक्स हैं जो 1.1 से रिलेटेड हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, इनकी डेफिनेशंस याद करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने, तो आपको 1.1 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। 1.1 जो है उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर कल हाज़िर होंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी इस पूरी की पूरी वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने नोट्स साथ साथ तैयार करें। जो बच्चा नोट्स तैयार करेगा उसका ही एट द एंड पेपर की तैयारी उनकी ही बहुत अच्छी होगी, और नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीडियो निकाल ली देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने मेरी वीडियोस को फॉलो करके आपने नोट्स तैयार करने हैं। आपने नोट्स अपने घर में किसी को भी चेक करवाने हैं कि ये मैंने ऑनलाइन सर ज़रक खान से पढ़े हैं, तो ये चेक कीजिएगा नोट्स मेरे ठीक हैं। नोट्स चेक करवाने हैं आपने, और आपने अच्छी तैयारी भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.1 से रिलेटेड हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस स्टूडेंट्स अच्छी लगती हैं, आप वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम मोटिवेट हों। जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें पता चले कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे मेथड्स लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे 1.1 के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।